हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2017 का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ। आज हम लोग उसको करेंगे। देखिए, आप सबको मैं बोलना चाहूंगा, ये एक्सप्लेनेशन जरूर 2017 का कर रहा हूं, लेकिन इसी एक्सप्लेनेशन के दौरान हम कुछ ऐसा क्वेश्चन बतला रहे हैं आप लोग को जो कि इस साल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए, चाहे कहीं का भी पॉलिटेक्निक एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। इसलिए आप इसको 2017 का एक्सप्लेनेशन के साथ ना देखिए, आप देखिए ये सोचकर कि कुछ नया क्वेश्चन मिलने वाली है जो कि इस साल आने की संभावना ज्यादा है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2017 का नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन देखिए क्या है। जंग रोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं। जंग रोधी इस्पात जंग रोधक होते हैं, क्यों होते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्रोमियम ऑक्साइड की एक परत को सुरक्षित रखता है। क्या बोलता है? क्रोमियम ऑक्साइड की एक परत को सुरक्षित रखता है। दूसरा देखिए, रस समीकरणीय मिति यौगिक बन जाता है। क्रोमियम और आयरन के बीच अंतराकाशीय यौगिक बन जाता है। लोहे का गैल्वनीकरण हो जाता है। तो देखिए यहां सवाल है, ये पहला तो होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, जंग रोधी इस्पात का बात चल रहा है, यहां लोहे का गैल्वनीकरण बात चल रहा है, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्रोमियम ऑक्साइड, तो ये होगा नहीं। तीसरा क्रोपर और आयरन के बीच अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिक बनने से जंग रोधी इस्पात जंग रोधक नहीं होता है। तो एक ही ऑप्शन होता है, रस समीकरणीय मितीय यौगिक बन जाता है। कैसा यौगिक बनता है? ये यौगिक बन जाता है, रस समीकरणीय मितीय यौगिक बन जाता है, जिसके कारण जंग रोधी इस्पात जंग रोधक होती है। चलिए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है। देखिए आंसर वही दिया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है? निम्न धातुओं में से कौन सी संक्रमण धातु है? सबसे पहले आपको यह समझना होगा, संक्रमण धातु कहते किसको है? क्या समझना होगा? संक्रमण धातु कहते किसको है? तो आइए देखते हैं संक्रमण धातु किसको कहते हैं। देखिए, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो लिखने के क्रम में देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक यदि हो जाती है तो आप कहते हैं संक्रमण धातु कहते हैं। इसका मतलब क्या है? डी सबसेल, डी उपकक्षा पूर्णतः भरी हुई नहीं होना चाहिए। डी उपकक्षा पूर्णतः भरी हुई नहीं होना चाहिए। अब जिस तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यदि उनका डी सबसेल पूर्णतः भरी हुई है तो संक्रमण तत्व नहीं कहलाएगी, और जिनका डी सबसेल पूर्णतः नहीं भरी हुई है वो क्या कहलाती है? संक्रमण तत्व कहलाती है। जैसे आप देखिएगा ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर कहां तक, ग्रुप नंबर 11 तक, ये कहलाती है संक्रमण तत्व कहलाती है। क्या कहलाती है? संक्रमण तत्व कहलाती है। यदि आप देखिएगा स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक, यह एक संक्रमण तत्व का सीरीज है।
दूसरा देखिए क्या है, ये तो हो गया कौन सा, फोर्थ पीरियड का, क्या हो गया, फोर्थ पीरियड का हो गया। और इट्रियम से लेकर कहां तक हो गया, एजी तक, ये भी फिफ्थ पीरियड का हो गया, ये भी संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों का तीनों संक्रमण तत्व नहीं है। जब ये तीनों संक्रमण तत्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप जिंक, कैडमियम, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वहां साफो साफ देखिएगा डी सबसेल जो है, डी उप कक्षा जो है, पूर्णतः भरी हुई रहती है। इसलिए ये तीनों एलिमेंट संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आती है। आज देखिए आपको दे दिया जिंक, जिंक होगा क्या, नहीं। कैडमियम होगा क्या, नहीं। मरकरी, मरकरी को हिंदी में बोलते हैं पारा, ये होगा क्या, नहीं। बचता आंसर क्या है, स्कैंडियम। क्या बचता है, स्कैंडियम। तो देखिए आंसर कौन दिया, देखिए देखिए आंसर दिया है स्कैंडियम। आइए हम लोग जिंक, कुछ एलिमेंट जैसे जिंक का, यदि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या देखिए लिखाएगा, एक बार देखते हैं हम लोग है। देखिए जिंक का परमाणु संख्या होता है 30, क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 18, 2, 20 और 20, 10, 30। तो देखिए जिंक में डी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 10, जो यहां दिया हुआ है, ये पूर्णतः क्या भरी हुई है। इसलिए जिंक एक संक्रमण तत्व के श्रेणी में नहीं आती है। ठीक इसी प्रकार यदि आप देखिएगा कैडमियम, क्या देखेंगे हम लोग, कैडमियम, कैडमियम भी संक्रमण तत्व नहीं आता है, क्योंकि कैडमियम ये है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा, लास्ट में क्या आएगा, 4d10 आएगा। क्या लास्ट में आएगा, 4d10 आएगा। अब मरकरी Hg देखिएगा तो लास्ट में क्या होगा, देखिए 5d10 आता है। तो दोस्तों, तो हमने क्या देखा कि जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त, जिन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त डी सबसेल पूर्णतः भरी हुई रहती है, वह तत्व संक्रमण श्रेणी में नहीं आती है। और जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त डी सबसेल इनकम्प्लीट रहता है, फुलफिल नहीं रहता है, पूर्णतः भरी नहीं रहती है, वो कहलाती है क्या, संक्रमण श्रेणी आती है। जिंक, कैडमियम, मरकरी एक संक्रमण तत्व नहीं कहलाती है। आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको है, लोहा और इस्पात, लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है। लोहा और इस्पात क्या दिया, देखिए क्वेश्चन है, लोहा और इस्पात किस उत्पादन पर आधारित है। श्योर है, लौह ऑक्साइड के अपचयन पर। लौह ऑक्साइड का अपचयन क्या होता है, जान रहे हैं आप कि लौह ऑक्साइड क्या, Fe2O3, ये लौह ऑक्साइड है, इसके अपचयन पर निर्भर करेगा, बात सही है। अशुद्धियों के निष्कासन पर, बात ये भी सही है। कार्बन और मिश्र धातु जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल के योग पर, ये भी क्या आंसर सही है। तो देखिए आंसर क्या दिया, देखिए उपरोक्त सभी दिया हुआ है। कहने में से ये हो गया, आप जब एक्सट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे, एक्सट्रैक्शन पढ़ने के क्रम में कुछ प्रोसेस पढ़ा होगा, उस प्रोसेस के अंतर्गत जब आप देखे होंगे तो अपचयन एक प्रोसेस देखे होंगे, अपचयन एक प्रोसेस देखे होंगे, निष्कासन, अशुद्धि का निष्कासन एक प्रोसेस देखे होंगे। मीन्स ये सब प्रोसेस के ऊपर निर्भर करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगी। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन क्या दिया है।
देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यौगिक बैटरी उद्योग में उपयोगी होती है। यौगिक, कौन सा यौगिक जो बैटरी के उद्योग में, मतलब इंडस्ट्री में, जहां पर बैटरी बनती है, जहां पर बैटरी बनती है, वहां पर कौन सा यौगिक उपयोगी होती है? तो सिंपल सी बात है, जब बैटरी का फॉर्मेशन पढ़ते होंगे, जब बैटरी का प्रिपरेशन करते होंगे, तो आप देखते होंगे MnO2 का भी एक उपयोगी तत्व यौगिक है। जिंक का भी हम लोग क्या लेते हैं, कैथोड लेते हैं। निकल कैडमियम का भी एनोड लेते हैं। मतलब ये तीनों का उपयोगी होता है। कहाँ पे? जिस इंडस्ट्री में हम लोग बैटरी का निर्माण करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये तीनों क्या होगा, आपका आंसर होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक, निकल या कैडमियम। ये तीनों तत्व, ये हो गया तत्व, ये हो गया तत्व, और ये हो गया ऑक्साइड यौगिक। ये तीनों जो एलिमेंट है, जिंक का, निकल कैडमियम का और MnO2 का, ये तीनों बैटरी के इंडस्ट्री में उपयोग होने वाले प्रमुख पार्ट्स है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ये इनमें से सभी। भारी जल का सही प्रदर्शन करता है। तो सिंपल सी बात है, भारी जल कहते किसको है? देखो यदि जल देखिएगा तो ये होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है। अब DO2 नाम का कोई यौगिक होता ही नहीं है। DO2 नाम का कोई यौगिक होता ही नहीं है, और H2O भारी जल होता नहीं है। तब एक ऑप्शन बचता है D2O। डी मीन्स ड्यूटेरियम, O मीन्स ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया करके, क्या करके? ड्यूटेरियम के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, जैसा क्या D2O, यह एक कंपाउंड है। तो उसी कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग क्या है? भारी जल कहते हैं। देखिए आइए आंसर क्या देखते हैं। देखिए D2O दिया हुआ है, इसी बोलते हैं हैवी वाटर। क्या बोलते हैं हम लोग? हैवी वाटर कहते हैं। कहानी में ये है, भारी जल का सही प्रदर्शन करते किससे? D2O से। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्न में से कौन सा तत्व मानव हड्डी एवं दांत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कि मानव के दांत में जो केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम क्या? उस केमिकल का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला था CA3PO4 का होल 2। क्या होता है? CA3PO4 का होल 2। इसी को बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। तो देखिए कौन सा तत्व मानव हड्डी और दांत में अधिक मिलता है? तो कैल्शियम मिलता है। वैसे भी दोस्त, ये जब आपका हड्डी दर्द करता होगा, जब आप बोलते होंगे डॉक्टर को क्या, सर मेरा एल्बो दर्द कर रहा है, ठोंगना दर्द कर रहा है, तो देखिएगा डॉक्टर जो है कैल्शियम का टेबलेट देगा। जैसे आप खाते होंगे ओस्टा कैल्शियम। ओस्टा कैल्शियम क्या करती है? हड्डी को स्ट्रोंग करती है। तो हड्डी जो है ओस्टा कैल्शियम से ही बनी होती है, मुख्य तत्व कैल्शियम है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए कैल्शियम दिया हुआ है। तो हम समझ गए कि मानव का जो बॉडी में हड्डी होती है और मानव में के माउथ में जो दांत होती है, उसमें मुख्य तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। आपसे नेक्स्ट बार मीन्स क्या, इस बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मानव के दांत का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या बोलेंगे? कैल्शियम फॉस्फेट बोलेंगे। मानव का दांत इसी कंपाउंड से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं।
वे यौगिक जिनमें परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं, परमाणु बंद श्रृंखला बनाते हैं। अब सवाल है परमाणु बंद श्रृंखला, जैसे क्या आप ये कह सकते हैं परमाणु बंद श्रृंखला है, नहीं है क्या? आप ये कह सकते हैं परमाणु बंद श्रृंखला है, मीन्स आपने किस कार्बन, जैसे आप जानते भी होंगे कि इसमें जितना कॉर्नर है ना, ये क्या कॉर्नर है, ये क्या है कॉर्नर है, ये क्या है कॉर्नर है, ये क्या है कॉर्नर, कॉर्नर, ये सब क्या है कॉर्नर है। और जहां जहां कॉर्नर होती है, जहां जहां कॉर्नर होती है वहां क्या कार्बन होता है। तो आप आसानी से कह सकते हैं, आप आसानी से कह सकते हैं कि ये बंद श्रृंखला है, ये क्या है बंद श्रृंखला है। तो ये इसका कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? क्या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा? क्या नहीं होगा, बचेगा साइक्लो अल्केन हो जाएगा। अल्केन होगा क्या? नहीं होगा। अल्कीन होगा क्या? नहीं होगा। ये क्या ओपन चेन है, ओपन चेन है, ये खुली श्रृंखला बोलते हैं इसको, ये भी खुली श्रृंखला है और एलिफेटिक भी क्या है खुली श्रृंखला है। तो एक ही बचता है कौन, और ये बचता है आपका साइक्लो अल्केन बचता है। आइए देखिए दोस्त आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर दिया है साइक्लो अल्केन दिया हुआ है। तो कहने भी क्या है, ये जो आप देख रहे हैं अभी ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोब्यूटेन, ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन, ये कहलाता है साइक्लोब्यूटेन, ये कहलाता है साइक्लोप्रोपेन, ये कहलाता है साइक्लोपेंटेन, पेंटेन कहलाता है। तो दोस्त ये सब साइक्लो है, क्या आंसर क्या? ये सब साइक्लो अल्केन है, ये भी साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्केन है, साइक्लो अल्कीन से। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, देखते हम लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन में परमाणु, कार्बन परमाणु चतुर्थ संयोजी होता है। बात सही है, चतुर्थ संयोजी होता है, अतः हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन क्या होगा? श्योर है एकल संयोजी होगा। अरे कार्बन होता है चतुर्थ, लेकिन हाइड्रोजन क्या होता है? सिंगल होता है। हाइड्रोजन क्या होता है? सिंगल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ किसी भी तत्व के साथ बॉन्ड बना सकता है, चाहे कोवलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, किसी भी प्रकार का बॉन्ड क्यों ना हो। तो आप कह सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए वो क्या बनाएगा? एकल संयोजी बनाएगा। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ एकल संयोजी दिया हुआ है। क्यों होता है आप समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नया क्वेश्चन दिया हुआ है, हरे फलों को कृत्रिम रूप में से, हरा कोई फल है कलम इसका कच्चा पदार्थ, जैसे आप देखे होंगे आम, क्या देखे होंगे? आम देखे होंगे, क्या देखे होंगे? आम देखे होंगे। तो आम यदि कच्चा है, हम चाहते हैं उसको पका दे, तो कौन सा यौगिक का, कौन सा कंपाउंड का निर्माण करेंगे? तो उसके लिए एथिलीन यूज करते हैं। क्या करते हैं? एथिलीन करते हैं हम लोग। तो ना एसिटिलीन नहीं करते, एथेन नहीं करते, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? CO2 है। एथेन क्या है? C2H6 है। एसिटिलीन क्या है? C2H2 है। तो बचता है एथिलीन, एथिलीन का उपयोग करते हैं। तो आप कह सकते हैं चाहे आम लीजिए, क्या लीजिए? आम लीजिए, या केला लीजिए,
कोई भी कच्चा फल लीजिए, यदि आप चाहते हैं कच्चे फल को पका दें, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं एथिलीन का उपयोग करते हैं। आइए देखिए आंसर दिया है, बी दिया है। आइए एक नया क्वेश्चन देखिए क्या है। साबुनीकरण, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाला अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है? ग्लिसरॉल है। ये तो आपको हम बताए थे, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। कभी इस प्रोसेस का नाम पूछता है साबुनीकरण में, और साबुनीकरण में कभी कर एसिड का नाम पूछता है, और वो एसिड कौन था जिसमें इस प्रोसेस में हम एसिड का उपयोग करते हैं? H2SO4 था। कौन था? H2SO4 था। लेकिन यहां पे एसिड का नाम नहीं पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले अल्कोहल का नाम क्या है। तो क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए आंसर वही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। कॉस्टिक पाउडर किससे बनाए जाते हैं? कॉस्टिक पाउडर जो है किससे बनाए जाते हैं? सिंपल सी बात है, कॉस्टिक पाउडर बनाए जाते हैं किससे? ऑप्शन देखिए दिया है, जिप्सम। क्या होता है? क्या नहीं होता है? फॉर्मूला क्या होता है जिप्सम का? CaSO4.2H2O। सर्पेंटाइन होता है क्या? नहीं बनता है। एस्बेस्टस से बनता है क्या? नहीं बनता। कौन? टैल्क होता है। तो दोस्त ये तो याद करना पड़ेगा, कौन सा पाउडर किससे बनाया जाता है, ये तो याद करने वाला चीज है। आप इसको याद कर लीजिए। कॉस्मेटिक पाउडर, कौन सा? कॉस्मेटिक पाउडर बनाया जाता है किससे? टैल्क से बनाया जाता है। आइए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? टैल्क दिया हुआ। दी गई अभिक्रिया में Na और सल्फर, क्या दिया गया है? Na और सल्फर। दी गई अभिक्रिया में Na प्लस सल्फर, ये बनता है Na2S बनता है। सल्फर होता है, क्या होता है? सल्फर। तो देखिए ऑक्सीकृत दिया हुआ है, अपचयत दिया है, अपचायक दिया है, इसमें होता कौन है? तो देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। सोडियम पे कितना चार्ज है? 0। सल्फर पे कितना चार्ज है? 0। जब ये रिएक्शन करेगा सोडियम पे चार्ज होता है प्लस, सल्फर होता है कितना? माइनस। तो सोडियम देखिए प्लस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीकृत कहते हैं, कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होती है वह ऑक्सीकृत होती है। आंसर क्या है? पूछ रहा है सल्फर बारे में, तो सल्फर ऑक्सीकृत हो रहा है क्या? नहीं। अब देखिए सल्फर, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। आप कह सकते हैं सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। देखिए जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको बोलते हैं अपचयित, बोलते हैं अपचयित बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं क्या? अपचयित हो रहा है। आंसर क्या हो रहा है? सल्फर का अपचयन हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो देखिए आंसर क्या दिया हुआ है? आंसर दिया अपचयित। तो दोस्तों जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ऑक्सीकृत, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपचयित। आइए देखिए नया क्वेश्चन। COH2 के मिश्रण को कहते हैं, देखिए CO और H2 कहने में क्या है? CO है और H2 का मिश्रण, ये मिश्रण है और ये कहलाता है वाटर गैस। और इस बार आपको पूछ सकता है CO और N2 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस कहते। कहने में दोस्तों CO और H2 एक वाटर गैस है और CO और N2 एक क्या है? प्रोड्यूसर गैस।
तो इस बार यदि पूछा गया है वाटर गैस, तो नेक्स्ट बार पूछा जाएगा कौन सा, प्रोड्यूसर गैस। आपसे यह भी पूछ सकता है वाटर, भविष्य में मतलब नेक्स्ट ईयर पूछ सकता है वाटर गैस किसका किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। आपसे यह भी पूछ सकता है प्रोड्यूसर गैस किनका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का ये मिक्सचर है। आइए नया क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए ये आंसर देखिए क्या दे दिया है, विकल्प ए एंड बी, और ए एंड बी नहीं बोलते हैं, क्या होता है, सिर्फ वाटर गैस होगा आंसर। क्या हो जाएगा, वाटर गैस हो जाएगा। आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। नेप्थलीन को सरलता से संशोधित किया जा सकता है, नेप्थलीन को सरलता से शोधित किया जा सकता है। तो आप दोस्तों पढ़े होंगे नेप्थलीन जो है सब्लिमेट है। नेप्थलीन क्या होती है, ऐसा पदार्थ होता है जिसे गर्म करने के बाद नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन जो है, नेप्थलीन को जब गर्म करते हैं वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। ठंडा करते हैं तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है। आप कह सकते हैं ये क्या, सब्लिमेट सब्सटेंस है, ऊर्ध्वपातन पदार्थ ये है। तो किससे सरलता से आप शोधित करते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि से करते हैं। क्योंकि ऊर्ध्वपातन विधि किसको कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि वह विधि है, ऊर्ध्वपातन विधि वह विधि है जिस विधि के द्वारा हम ऐसे पदार्थ को गर्म करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि क्या है, वह विधि है जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना लिक्विड में बदले हुए गैस में बदल जाता है। कहने से ये ठोस है, ये ठोस है, इसको गर्म कीजिए बन जाएगा लिक्विड, बन जाएगा गैस। मतलब ठोस से गैस में यदि डायरेक्ट बनता है बिना लिक्विड बने हुए तो वो कहलाता है सब्लिमेट कहलाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। आई आंसर दिया ए दिया हुआ है। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, कार्बनिक यौगिक, क्या देखते हैं, कार्बनिक यौगिक के शोधन, पृथक्करण और शुद्धता की जांच के लिए आधुनिक विधि कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग पढ़ा रहे थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें बहुत अच्छे से हम लोग उल्लेख किए थे क्या, इसके लिए वर्ण लेखन विधि का उपयोग होता है। कौन सा होता है, वर्ण लेखन विधि का उपयोग होता है। तो भाप आसवन होता है क्या, नहीं होता है। विभेदी क्रिस्टल होता है क्या, नहीं। ऊर्ध्वपातन होता है क्या, नहीं। इसके लिए अलग पदार्थ होता है। लेकिन वर्ण लेखन विधि में कार्बनिक यौगिक के शोधन, पृथक्करण, शुद्धता की जांच का एक आधुनिक विधि है। तो आज हम लोग देखिए, क्योंकि 2017 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था लगभग उस सभी को आपको याद करना था। कुछ क्वेश्चन था समझने वाला, जैसे कि आप देखे होंगे अब चैत बोल पूछा गया, अब चयन पूछा गया, अब भारी जल पूछा गया। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, DTO, ये तो याद करना था। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया। लेकिन हम अपने वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एक्सप्लेनेशन होता है। इसके अलावा भी हम ऐसे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं पढ़ाने के क्रम में जो इस साल आने का संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन को बारीकी से देखें और एक एक पॉइंट को याद करने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर इस बार आपका बल्ले बल्ले। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय